नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं कृष्णा आपके लिए डेली शाम को 7 बजे लेके आता हूँ ये टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम कि आप किस तरह से टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी पोस्ट के लिए डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस जैसे जो इंस्टीट्यूशन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, आप इनको क्वालिफाई कैसे कर सकते हो, इससे रिलेटेड ये डिस्कशन होता है कि किस तरह आप क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि एग्जाम आपका होना चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए बेस्ट तरीका है कि आप पढ़ाई करें, उसके बाद रिवीजन करें और टेस्ट लें। तो ये टेस्ट एक तरीके का एक वीडियो है आपके लिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी कर लें। जब मेन एग्जाम आपका हो उससे पहले आप कई बार रिवाइज कर चुके हो और आप प्रैक्टिस कर चुके हो, ताकि आपको एग्जाम को क्रैक करने में बहुत सहूलियत हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। और आज की वीडियो में मोस्टली वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो फुली एनसीईआरटी बेस्ड है, जो आपसे किसी ना किसी तरीके से इन सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे हिसाब से, मैं आपके लिए लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। आपके लिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सोइल प्रोफाइल। हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो लेयर्स बनती है, सोइल या उसकी जो लेयर बनती है, तो उसको डिटरमाइन करने का मेन फैक्टर क्या है, आपको वो बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है। हाँ, ये लग रहा है वो आपका एनसीईआरटी बुक से, साइंस से क्वेश्चन मैंने उठाया है, साइंस और ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है आपके लिए। तो ऑप्शन है आपके लिए क्लाइमेट, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास रिलीफ, थर्ड ऑप्शन है आपके पास टाइम और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास फ्लोरा एंड फोना। तो ये 4 चीजें हैं जो हमारी जो सोइल होती है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर है, मेन फैक्टर जो है वो आपको वो बताना है। तो सबसे मेजर फैक्टर जो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो है टाइम। यानी कि जो टाइम होता है, जैसे हमारी जो लेयर्स होते हैं इमीडिएटली फॉर्म नहीं होती हैं, ठीक है। जो लेयर जो बनती है उसके ऊपर, सोइल के ऊपर, वो इमीडिएटली बनती है। उसको 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स। तो जितना ज्यादा टाइम स्पेंड होता है उतनी ज्यादा जो उसकी लेयर की जो थिकनेस होती है वो बनती है। यानी कि जो मृदा है उसकी जो मोटाई है वो काफी सालों बाद बनती है, तो उसको काफी टाइम लेता है। यानी कि जितनी उसकी जो मोटाई बनने का जो प्रोसेस है या उसकी जो थिकनेस बढ़ने का जो प्रोसेस है, वो मेनली जो डिसाइड होता है टाइम से। बाकी फैक्टर भी है, बट मेन फैक्टर जो उसकी जो थिकनेस से रिलेटेड है वो है इसका थर्ड ऑप्शन, टाइम। ठीक है, टाइम ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा टाइम स्पेंड होगा उतना ज्यादा उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपके लिए हो गया थर्ड, यानी टाइम। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज। जो नेचुरल रिसोर्सेज कह लीजिए या कोई और रिसोर्सेज की बात कर लीजिए, उसको आप क्लासिफाई कैसे करेंगे उसके बारे में क्वेश्चन है कि आप किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को, जो भी हम अर्थ सरफेस से हमें जो मिलता है रिसोर्सेज, जो अर्थ के नीचे जो भी हमें कुछ मिलता है, वो उसको आप क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। और आपके पास ये 4 प्रोबेबली आंसर जो हो सकते हैं इसके, वो दे रखे हैं और आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है इसके अंदर से। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे लिए, फर्स्ट ऑप्शन है ऑबिटियस एंड लोकलाइज रिसोर्स। इसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऑबिटियस यानी कि सर्वव्यापी, जो कि हर जगह अवेलेबल है, और लोकलाइज जो कि एक लोकल एरिया, एक लिमिटेड एरिया में अवेलेबल है। इस तरह से आप 2 कैटेगरी में से क्लासिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास और ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, कि एक्चुअल जो कि वास्तविक और पोटेंशियल जो हो सकते हैं, पॉसिबली जो हो सकते हैं, ठीक है, उस रिसोर्सेज में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपके पास है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस तरह भी आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं आप, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है, उसमें आपको बोला गया है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज में, जैविक और अजैविक रूप में आप रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपको जो इसको जो क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि क्लासिफिकेशन आप किस तरह से कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको करेक्ट आंसर आपको आइडेंटिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये फर्स्ट है, यानी ऑबिटियस एंड लोकलाइज रिसोर्सेज। आप इसे 2 कैटेगरी में मेनली इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक ऑबिटियस यानी कि जो हर जगह अवेलेबल है, इंडिया मतलब ये सिर्फ हमारी कंट्री इंडिया में ही नहीं, बाकी जितनी भी वर्ल्ड है वहां पे कहीं भी चले जाओ ये रिसोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगी। जैसे एयर है, एयर आपको हर जगह मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाओ, कहीं भी जाओ, एयर यानी ऑक्सीजन जो आपको हर जगह मिल जाएगा। तो ये किस कैटेगरी का एक रिसोर्स? हाँ भाई, एयर भी
गैस वगैरह भी, ये भी रिसोर्सेज हमारे। सनलाइट है, सनलाइट भी हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इसे हम किस तरह कैटेगरी में डाल सकते हैं, ओबीटीएस कैटेगरी में डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लोकलाइज, लोकलाइज ये कि एक लिमिटेड एरिया में, जैसे अब अपनी कंट्री की बात कर लेते हैं। हमारी कंट्री में अगर मैं ऑयल की बात करूं तो लिमिटेड एरिया है, जैसे आसाम में डिगबोई जगह है, वहां पे ऑयल निकलता है, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड प्लेस है जहां पे नेचुरल ऑयल हमें मिलता है। लेकिन जो गल्फ कंट्री है उसमें ऑलमोस्ट सारी कंट्री में, गल्फ एरिया में जितनी भी कंट्री आती है, वहां पे ऑयल वगैरह जो क्रूड ऑयल है ये अवेलेबल है। यानी कि ये क्या है, लोकलाइज्ड है, कहीं कहीं है और कहीं पे नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया ये हो गया फर्स्ट हो गया इसका, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव अ डाइवर्स सोसाइटी इज करेक्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में टॉपिक जो आपसे पूछा जा रहा है वो रिलेटेड है किससे, डाइवर्स सोसाइटी। तो डाइवर्स सोसाइटी के रिगार्डिंग में करेक्ट आंसर आपका क्या है, आपको ये बताना है। तो आपके पास वही हर क्वेश्चन की तरह 4 ऑप्शन है, वो चारों में से करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। तो मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन, इट वुड हैव डिफरेंस एंड सिमिलर इन लैंग्वेज, कल्चर एंड रीजन। यानी कि जो डाइवर्स सोसाइटी है, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है डाइवर्स सोसाइटी जो है, इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कि ये इसमें क्या होता है कि डिफरेंस होता है और सिमिलैरिटी भी होती है। मतलब एट द सेम टाइम वी हैव डिफरेंसेस एंड सेम टाइम वी हैव सिमिलैरिटी। यानी कि बहुत बड़ा जो ग्रुप है, सोसाइटी है, उसके अंदर कुछ तो सिमिलर लोग मिल जाएंगे आपको, अब कुछ डिफरेंस वाले भी लोग मिल जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन। यानी कि उनके भाषा के हिसाब से, उनकी संस्कृति के हिसाब से और उनके धर्म के हिसाब से उनके अंदर सिमिलैरिटी भी होंगी और उनके अंदर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ये बोला गया कि डाइवर्स सोसाइटी का एक एग्जांपल है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन जो आपसे बोला जा रहा है उसके अंदर बोला गया इट वुड हैव डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज इन लैंग्वेज, रीजन एंड कल्चर। यानी कि जो डाइवर्स सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी में क्या होता है कि जो डिफरेंसेस होते हैं सिर्फ, और डिफरेंसेस और इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी जिसमें इक्वल ना हो, मतलब उसकी बात की जा रही है। यानी कि डिफरेंसेस होते हैं और बेसिस पे, लैंग्वेज की बेसिस पे, ये देखो सेकंड में भी क्या बोला है, लैंग्वेज की बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे और कल्चर की बेसिस पे, ठीक है। यानी कि इस सेकंड ऑप्शन में क्या है, सिमिलरली फर्स्ट ऑप्शन की तरह ही है, लैंग्वेज है यानी कि भाषा है, रिलीजन यानी कि धर्म है, कल्चर यानी कि संस्कृति है। लेकिन इसमें सिर्फ बोला गया कि डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटी नहीं है, सिर्फ डिफरेंस। यानी कि जितने लोग मिलेंगे आपको हर कोई अलग अलग ही मिलेगा, सिमिलैरिटी कुछ नहीं होगी, सेकंड ऑप्शन में बोला गया। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला गया इट वुड हैव डिफरेंसेस इन कल्चर एंड पावर, कि पावर यानी शक्ति के बेसिस पे और आप संस्कृति के बेसिस पे आप बोल सकते हैं, इन दोनों टर्म के बेसिस पे यहाँ डिफरेंसेस होते हैं। किसमें, डाइवर्स सोसाइटी की बात की जा रही है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास है इसमें बोला जा रहा है इट वुड हैव सिमिलैरिटी यानी कि सेम होंगे, डिफरेंस कुछ नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। यानी कि भाषा, संस्कृति और धर्म के आधार पे यहां पे सिर्फ सिमिलैरिटी होगी, समानता होगी, डिफरेंसेस कुछ नहीं होगा, ये बोला जा रहा है। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, अटेम्प्ट करिए वैसे। हाँ, तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है फर्स्ट। यानी कि यहां पे क्या होगा, सिमिलैरिटी भी होगी और डिफरेंसेस भी होगा, दोनों चीज होगी। यानी कि समानता भी होगी और असमानता भी होगी। तो किसके भी आधार पे, ये बेस जो बनेगा वो बनेगा भाषा, कल्चर यानी कि संस्कृति और रिलीजन यानी धर्म। इन तीनों के बेसिस पे इनमें सिमिलैरिटी भी होगी और डिफरेंसेस भी होगी। तो ये सब चीजें जो मिक्स मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको डाइवर्स सोसाइटी के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चैलेंजेस जेंडर स्टेरियोटाइप। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला जाए तो स्टेरियोटाइप जो होता है जेंडर के बेसिस पे जो चैलेंज की जाती है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि लिंग के आधार पे, यानी कि जेंडर के बेसिस पे जो रूढ़ियां हमारी, जो पुरानी जो प्रथा है उसके रिगार्डिंग में आपसे स्टेटमेंट दिया गया है और आपको उसमें जो बेस्ट है वो आपको पिक करना है। चलो, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है वुमेन आर न्यूट्रिंग यानी कि वो पोषण प्रदान करती है, इसके बारे में बोला जा रहा है। यानी कि जो मतलब कहने का मतलब छोटे बेबी वगैरह को जो केयर करती है ना, तो वुमेन का काम ये है, ये बोला जा रहा है। अच्छा जी, सेकंड आपसे बोला जा रहा है सेकंड ऑप्शन में वुमेन आर वेरी इमोशनल, यानी कि जो लेडीज हैं, यानी कि जो महिलाएं, वो क्या होती हैं, बहुत ही इमोशनल होती हैं। इमोशनल का मतलब है यहाँ पे भावुक है, काफी भावुक है वो, ये बोला जा रहा है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है उसमें बोला जा रहा है आपसे कि वुमेन आर फैशन कॉन्शियस,
कि वो फैशन को लेकर के बड़ा कॉन्शियस होते हैं, उसको लेकर काफी जागरूक होती है। हाँ भाई, सुंदरता वगैरह पे उनका ध्यान दिया जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह बोल सकते हो। और फोर्थ जो आपसे ऑप्शन दिया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर, कि वुमेन जो होती है वो क्या होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर होती है, यानी कि एक अच्छी ड्राइवर होती है, चालक होती है अच्छी, इसके बारे में बोला है। तो 4 स्टेटमेंट है, आपको ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर कि जेंडर बेसिस पे आप किसको चैलेंज कर सकते हैं, किसको आप चुनौती दे सकते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, मतलब ये ठीक सूट नहीं करता लेडीज के ऊपर। कि भाई फर्स्ट, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, तो हाँ भाई जो छोटा बेबी होता है उनको फीडिंग का काम करती है, उनके पोषण का भी काम करती है। हमारी जो माताएं होती हैं, मम्मी वगैरह जो होती है, हमारे खाने पीने इन चीजों का ध्यान रखती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया एक तरह से। सेकंड जो है कि भाई इमोशनल, हाँ बिल्कुल इमोशनल होती है भाई, क्योंकि जब भी तो हमें लव केयर जो हमें अपनी मदर, सिस्टर और वाइफ वगैरह से जो मिलता है, इस वजह से तो मिलता है। ठीक है। थर्ड जो आपसे बोला गया कि वो क्या है कि वुमेन आर फैशन कॉन्शियस, बिल्कुल होती हैं। ठीक है। तो ये जो ना बस ड्राइवर, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ये बहुत मतलब पुराने टाइप से हम मानते चले जा रहे हैं कि हम उनको ड्राइवर की कैटेगरी में रखते नहीं है, और उन्हें हम किसी बस वगैरह या ट्रक वगैरह में इतना अज्यूम करते नहीं कि उनको हम ड्राइवर बनाएं, बहुत रेयर होता है। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है कि अब वो पर्सनल व्हीकल जरूर ड्राइव करती हैं, कार वगैरह ड्राइव करती हैं, लेकिन बस ड्राइवर ये थोड़ा मतलब ट्रू फैक्ट इसमें नहीं लग रहा है। इसको हम चैलेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर के ऊपर से। ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया वो हो गया फोर्थ इसका। ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द मेन डिमांड ऑफ द सुफरगेटर्स। सुफरगेटर एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ गेटिंग, जो वो जैसे इलेक्शन वगैरह किसी कंट्री में होते हैं तो हर किसी को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ठीक है। तो जो वोटिंग राइट जो मिलना एक तरह से आप कह सकते हैं, उसको हम सफरगेटर का टर्म के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। आई होप इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। जब मीनिंग क्लियर होगी अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द मेन डिमांड ऑफ सफरगेटर, यानी कि मताधिकार की बात की जा रही है कि मताधिकार जो होता है वो कंपोज किया जाता है, उसकी डिमांड किस जरूरत में है। तो 4 ऑप्शन है आपके उस रिगार्डिंग में, तो आपको बताना है कि भी कि सही आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कुछ इस तरह से कि अडल्ट फ्रैंचाइजेस फॉर वर्किंग क्लास, जो अडल्ट हैं मतलब जो 18 प्लस ईयर वाले जो हैं उनके जो फ्रैंचाइजी है, यानी कि उनका जो एक कैटेगरी है, ग्रुप है, उन्होंने डिमांड करी कि भी हमें वोटिंग राइट दी जानी चाहिए, मताधिकार दी जानी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने डिमांड करी। सेकेंड ऑप्शन जो आपसे बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है राइट टू वोट फॉर वुमेन, कि इसमें क्या डिमांड की गई कि वुमेन को भी अधिकार, जैसे मेल को पहले टाइम क्या होता था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारी कंट्री में, तो पहले इंडियंस को तो पहले राइट ही नहीं था कि वोट कर सके। फिर बाद में वो वोटिंग राइट मिला भी, तो मिला मेल को मिला, फीमेल को नहीं मिला, ये भी हुआ। तो फिर आपको ये बताना है कि जो मताधिकार की जो डिमांड की गई थी उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बोला कि राइट टू वोट, यानी कि वुमेन को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, इस बारे में बात की गई है। अच्छा, नेक्स्ट जो है थर्ड ऑप्शन आपके पास, इसमें बोला गया राइट टू ब्यूरोक्रेटिक रोल फॉर वुमेन, कि वुमेन को भी ब्यूरोक्रेटिक रोल होना चाहिए, जो नौकरशाही जैसे ऑफिसर्स वगैरह बनते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, तो इसमें भी वुमेन को भी बनने का राइट मिलना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी हमारी कंट्री में जैसे कंट्री फ्रीडम हुई थी तब से हमारे में तो ऐसा भेदभाव तो कभी हुआ ही नहीं है कि स्टार्टिंग से ही कोई भी मतलब एग्जाम क्रैक करो और कोई भी क्वालिफाई करके बन सकता है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम, ये इश्यू क्रिएट हुई नहीं कभी। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास है, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ये है कि अडल्ट फ्रैंचाइजी फॉर प्रोपराइट वुमेन। प्रोपराइटेड मतलब, प्रोपराइट का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि जो यानी कि वो वुमेन जिनके नाम पे आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी वगैरह है, उनके वो जो अडल्ट कैटेगरी की वुमेन है उनको हमें क्या नाम है वोटिंग राइट दी जानी चाहिए, इस बारे में बात की गई है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है आपको ये बताना है। तो ये इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसमें सेकंड, यानी कि वुमेन को चाहे वो मतलब प्रॉपर्टी रखती है नहीं रखती है, किसी फ्रैंचाइजी से रिलेट करती है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी कंट्री में क्या है जो इसके लिए जो मतलब मेनली जो है कि वुमेन को भी वोटिंग राइट दी जानी चाहिए। ठीक है, ये बात की गई थी स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, तो यानी कि अब तो क्या, अब तो सबको ही है, अब तो मतलब ऐसा कोई वुमेन और मेन से कोई मतलब नहीं है, वर्किंग क्लास है या न्यूज से भी कोई मतलब नहीं। अब तो सीधा सा रूल है, 18 ईयर्स हो गए, इट मीन्स यू हैव अ राइट टू वोट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सेकंड हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है थोड़ा हिस्ट्री और से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो गया आपके लिए, ठीक है। तो यानी कि आप एसएसटी वगैरह, टीजीटी, पीजीटी, एसएसटी वगैरह के लिए अगर आप कुछ एसएसटी या फिर ज्योग्राफी के टीचर या फिर हिस्ट्री के टीचर वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां यूजफुल है। अदरवाइज बाकी पोस्ट में भी ये कुछ क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप टीजीटी और पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं किसी पोस्ट के लिए तो वहां भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जातक इज करेक्ट। जातक जो होते हैं, जो टर्म है जो जातक, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, ये जो 4 ऑप्शन आपके पास है, इन 4 स्टेटमेंट में से सही आंसर क्या है आपको ये बताने, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, दीज वर बाय द जैन मॉन्क्स रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। ये क्या है, जो जातक वगैरह जो है, ये जातक के बारे में ये स्टेटमेंट है, ये बोला जा रहा है कि ये क्या है, जैन मोंक है। जो जैन और बुद्धिज्म के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, तो जैन मोंक के द्वारा जो लिखी गई चीजें हैं वह जो बाकी लोगों के द्वारा, हमारे जैसे लोगों के द्वारा उसको संभाल के जो रखी जाती है वो है जातक। यानी कि जो बुद्धिज्म जो फॉलो करते हैं या जो जैनिज्म जो फॉलो करते हैं उनसे रिलेटेड है। आपको डिटेल में मैं क्लियरली आंसर नहीं बता रहा हूं, आपको बस समझा रहा हूं कि जैन मोंक जो है, जो उन्होंने जो कुछ लिखा था उसको संभाल के, जो नॉर्मल लोग जो उसको संभाल के रख रहे हैं, ये जातक है। ऑप्शन ए में ये बोला जा रहा है 1 में। सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास ये बोला जा रहा है, दीज वर द कंपोज बाय द ऑर्डिनरी पीपल, कि सामान्य लोगों ने इसे रिटर्न किया था, कंपोज किया था, एंड रिटन डाउन, और लिखा भी था ऐसे, एंड प्रिजर्व बाय द बुद्धिज्म मोंक, ये बुद्धिस्ट मोंक्स हैं, ठीक है, जो यानी कि भिक्षालु कह लीजिए या उसको जो फॉलो करते थे, फॉलोवर थे महात्मा बुद्ध के जो फॉलोवर थे, वो क्या करते हैं, इनको संभाल के रखते हैं। और लिखते कौन है, सामान्य लोग। ये ऑर्डिनरी पीपल राइट एंड कंपोज इट, एंड जो उसको केयर करते हैं, प्रिजर्व जो करते हैं, वो करते हैं बुद्धिस्ट मोंक करते हैं। ये बोला जा रहा है सेकेंड ऑप्शन में। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है, दीज वर द कंपोज बाय द ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल इसे क्या करते हैं, कंपोज करके रखते हैं, लिखे हैं, ठीक है, और रिटन डाउन और लिखते हैं, एंड प्रिजर्व बाय द जैन मोंक। जो जैन मोंक है, यानी कि जो जैन के जो भिक्षाऊ हैं, उसके जो श्रद्धालु कह लीजिए आप, उसको जो फॉलोवर हैं, जैनिज्म को जो फॉलोवर हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसको संभाल के रखते हैं और लिखते कौन है, नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल, ये लिखते हैं। इसके बारे में बोले, पहले इसको कंपोज और जो रिटर्न का काम, जो लिखने का जो काम किया गया है, ये ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा किया गया और ये लोग संभाल के रखते हैं, जैनिज्म फॉलो करने वाले जो मोंक होते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो कुछ इस तरह से, फोर्थ ऑप्शन, दीज वर द कंपोज बाय द बुद्धिस्ट मोंक आर रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय द ऑर्डिनरी पीपल। यानी कि इसको जो कंपोज किया गया था, कंपोज तो बुद्धिस्ट मोंक्स करते हैं और लिखते हैं ऐसे, और लिखते हैं, और जो प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व यानी संभाल के जो रखा जाता है, वो रखा जाता है नॉर्मल लोगों के सामने, ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा। तो आपको करेक्ट आंसर क्या है इसका, ये बताना है। जो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड है ये जातक या फिर जैनिज्म से रिलेटेड, पहले ये बात। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो है ऑर्डिनरी पीपल लिखते हैं या फिर मोंक्स लिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीज आपकी क्लियर है, यानी कि दोनों टॉपिक बुद्धिज्म जैनिज्म आप अच्छे से पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी बुक से, तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ये है सेकंड, दीज वर द कंपोज बाय द ऑर्डिनरी पीपल, रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट मोंक्स, कि बुद्धिस्ट मोंक्स हैं वो इसको संभाल के रखते हैं। तो यानी कि सेकंड आंसर जो है हमारा वो ठीक हो गया, यानी कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है जातक। आपने सुना तो होगा जातक की कथाएं, ये बड़ा फेमस है और हम स्कूल वगैरह में पढ़ते भी और बच्चों को भी सुनाते हैं ना, अच्छी अच्छी स्टोरीज होती है ये, ठीक है, जो प्रेरणादायक होती है, कुछ एडवेंचरस बात होती है, कुछ ना कुछ मैसेज होता है इन स्टोरीज में, एक्चुअली ये होता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईने अकबरी इज करेक्ट। आईना अकबरी जो है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके पास कुछ ऑप्शन ये है, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी तरह से ये एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं, अलग अलग क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं। तो ये सारे वो बहुत की टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टीचर सिलेक्शन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर किसी और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं वहां भी इंपॉर्टेंट है, पर टीचर सिलेक्शन एग्जाम में तो पूछे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है सारा का सारा ये। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या, जो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वो ये है, इट हैज रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल अबाउट डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो अकबर थे, जो बादशाह अकबर कह लीजिए, जो किंग अकबर जो थे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके बारे में स्टैटिकल रिकॉर्ड है इस बुक के अंदर। यानी आईना अकबरी में क्या है,
इनके बारे में रिकॉर्ड है कि कैसे वो अपना शासन प्रशासन वगैरह का जो काम करते थे, कैसे उनका सिस्टम चलता था उनके टाइम पर, उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड है आईने अकबरी में। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं हम। सेकेंड ऑप्शन आपसे बोला जाए, इट इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रिजीम टाइटल अकबरनामा। यानी कि ये अकबरनामा एक बुक लिखी गई थी जो अकबर के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी 3 वॉल्यूम में बनाया गया था। तो उस 3 वॉल्यूम में से फर्स्ट वॉल्यूम जो है उसका नाम है आईना अकबरी। यानी अकबर से रिलेटेड ये बुक है जिसके अंदर अकबर, उसका मेन टाइटल है वो है अकबरनामा, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वॉल्यूम है, वो है आईने अकबरी। ये बोला जा रहा है सेकेंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में आपसे ये बोला जा रहा है, इट डील विद द अकबर्स एंसेस्टर्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट ऑफ द अकबर्स रीजन। यानी कि अकबर के टाइम पे जो भी घटना हुई थी और उसके जो एंसेस्टर का मतलब होता है जो बाद के आने वाले, जैसे आपके फादर हैं, आपके फादर के बाद जब आप आए हो तो आप अपने फादर के एंसेस्टर हो, ठीक है। जैसे आपके ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर के लिए आपके पापा, आपके फादर और आप खुद, आप क्या उनके लिए एंसेस्टर हो। समझ में आ गया? नहीं, बात गड़बड़ हो गई। अच्छा, उल्टा बोल दिया मैंने। अच्छा, ये एंसेस्टर मीन्स होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल सही पकड़ लिया आप लोगों ने। हाँ, यानी कि एंसेस्टर मीन्स क्या होता है? पूर्वज होते हैं, बाद वाले नहीं होते, पहले वाले होते हैं। यानी कि रिवर्स ऑर्डर में, जो मैंने बोला उसका रिवर्स। यानी कि आप हैं तो आपके फादर और आपके जो ग्रैंड फादर है, ये दोनों जो है आपके लिए वो एंसेस्टर है। आई होप क्लियर हो गया। मैंने जानबूझ के थोड़ा घुमा के बोला था आपके लिए, ताकि आप ये जो वर्ड है इसको याद रख सकते हैं। एंसेस्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारे से जो पहले की पीढ़ियां है उसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि हमारे जो फादर है, फादर, उसके सुपर फादर या ऊपर 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 जो कह सकते हैं, दादा, ग्रैंड फादर, उसके ऊपर जो भी हमारे जो कुल में थे, ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, तो क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट इसमें बोला जा रहा है, इट डील विद द अकबर्स एंसेस्टर एंड रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट ऑफ अकबर्स रीजन। यानी कि अकबर के जो एंसेस्टर के बारे में रिकॉर्ड है इस किताब के अंदर, आईना अकबरी के अंदर, ये बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन में। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में ये बोला जा रहा है, इट वॉज रिटन बाय द मिर्जा हकीम, कि इसे जो लिखा था उसे लिखा था मिर्जा हकीम ने लिखा था, हु वॉज द वन ऑफ द अकबर्स कंट्रियर, कि अकबर के दरबारी थे, अकबर के शासन में जो उनके जो मतलब एक तरह से कोर्ट था अकबर का, उसके अंदर एक बैठने वाले एक आदमी, कोटी और वहां पे बैठने वाले एक आदमी थे, ठीक है। तो वो उन्होंने इसके बारे में लिखा था, यानी कि बुक के राइटर जो थे उसके बारे में बोला जा रहा है, ये है मिर्जा हकीम थे। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको अटेम्प्ट करना है, फिर मैं करेक्ट आंसर बताता हूं। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है, फर्स्ट यानी कि इट हैज अ रिच स्टैटिकल डिटेल अबाउट डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि अकबर ने जो अपना काम वाम किया था, कैसे उनके उसके टाइम पे सिस्टम चलता था, कैसे वो रूल रेगुलेशन को बनाते थे, फॉलो करवाते लोगों से, और कैसे सिस्टम चलाते थे उस टाइम का, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा गया है आईने अकबरी के अंदर, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आपके लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन छोड़ जाता हूं। आपको ये बताना है, ये आईना अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों किताबें किसने लिखी थी। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के आंसर आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं आंसर मालूम है तो थोड़ा आंसर पढ़िए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इनके आंसर, ठीक है। आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों किताबें किसने लिखी थी, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग कंपाइल्ड द कंपोजिशंस ऑफ बाबा गुरु नानक इन गुरुमुखी आल्सो एडिंग हिज ओन कंपोजिशन टू इट। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि जो सिखिज्म है, सिखिज्म के जो गुरुज थे, मतलब जो सिख समुदाय के जो गुरु थे, ठीक है, तो गुरु में से एक गुरु जिसके पहले गुरु थे, यानी कि गुरु नानक जी थे। गुरु नानक जी के बारे में पूछा जा रहा है कि उन्होंने जो भी अपने बारे में कुछ बातें बताई थी उसको गुरुमुखी में किसने लिखा था, और कुछ अपने भी व्यू डाले थे, उसको कंपोजिशन किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आई होप समझ में आ रहा है कि भाई ये गुरु नानक साहब जो लिखा की बारे जो ग्रंथ है, इसको कंपाइल किसने किया था, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं। और उसके बाद इसको उसके अंदर उसने कुछ अपने भी व्यूज डाले थे, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है किसने किया था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, अलग अलग गुरुज के नाम है, तो उनमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए करेक्ट आंसर क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है गुरु तेग बहादुर, यानी कि गुरु तेग बहादुर ने जो ग्रंथ है इसको, गुरु तेग बहादुर जी ने इसको कंपाइल किया था और इसमें अपने वर्ड्स लिखे थे, जो भी अपने व्यूज भी दिए थे कंपाइलेशन के साथ साथ। सेकंड ऑप्शन आपके पास है गुरु गोविंद सिंह, कि ये सारा काम किसने किया था, गुरुमुखी में किसने लिखा था, ये लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। और थर्ड ऑप्शन आपके पास है गुरु अंगद जी ने ये सारा काम किया था। और लास्ट में आपके पास जो ऑप्शन है वो है गुरु अर्जन सिंह,
ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि गुरुमुखी में ये किसने कंपाइल किया था इस किताब को, आपके गुरु ग्रंथ साहिब को, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का है वो हो गया आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि गुरु अंगद जी ने ये काम किया था। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे मतलब एक क्वेश्चन तो जैसे आप लोगों ने डिस्कस कर लिया, आपको जितने भी गुरु है, मेनली 10 गुरु को ये लोग काउंट करते हैं सिखिज्म में, तो आपको 10 गुरु के ऑर्डर्स पता होने चाहिए, पहले कौन थे, लास्ट में कौन थे। ठीक है, फाउंडर वगैरह तो आप जानते हैं कि ये सिखिज्म का जो फाउंडर माना जाता है वो माना जाता है गुरु नानक जी को माना जाता है। बाकी जो रिमेनिंग 9 गुरु हैं तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मेनली ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर ऑर्डर पता है तो काफी सारे प्रॉब्लम्स आप डील कर पाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो ये कई बार अरेंज करना भी आ जाता है, जैसे ये 4 गुरु दे दिया, अब आपसे पूछे कि उनकी सीरियल ऑर्डर में लगा दो भी, पहले कौन आए थे, बाद में कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, तो थोड़ा ये पता होना चाहिए आपके। और हर गुरु के बारे में 2-3 वर्ड भी आपको पता होना चाहिए कि भाई वो कहाँ पे उनकी पैदा हुए थे, यानी कि बोर्न प्लेस कहाँ है उनका, वो पता होना चाहिए आपके। उनके रिलेटेड कोई गुरुद्वारा वगैरह है फेमस तो वो बता सकते हैं, और कुछ काम उन्होंने संदेश क्या दिया था, कुछ काम क्या किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फीचर ऑफ द एथेनियन डेमोक्रेसी। एथेनियन डेमोक्रेसी जो है उसके फीचर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। वर्ड देख लो नॉट, ये ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपको आंसर भी पता होता है और बिल्कुल स्पीड में आप आंसर अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, पर ये देखना भूल जाते हैं। ये पूछा गया कि फीचर नॉट में बोल दिया, आपने सोचा फीचर पूछा गया, आपने देखा एक मान ले तो पहला कोई आंसर आपको सही लगा और आपने गोला बना दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना नॉट में क्या हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखने का। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन वन बाय वन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि जो एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूं, एथेनियन डेमोक्रेसी के बारे में जो फीचर नहीं है, ठीक है, वो चूज करना है। यानी कि 3 फीचर वी हैव गिवन, 1 फीचर इज नॉट मैचिंग विद द एथेनियन डेमोक्रेसी, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है, अपॉइंटमेंट फॉर मेनी पोजीशन वर मेड थ्रू लॉटरी, कि इस डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जो पोस्ट वगैरह की पे जो जिस पोजीशन वगैरह की जो लोगों को बिठाया जाता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट जो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी होती है, यानी कि किसी की कोई भी बन सकता है, मतलब पर्ची में जिसका आ गया वही बन जाता है। ठीक है, यानी कि अलग तरह का सिस्टम है। अच्छा, सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि ऑल द फ्री मैन एंड वुमेन वर 30 years ऑफ एज वर रिकॉग्नाइज एज फुल सिटीजन, कि सिटीजन इस डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन उसी को माना जाता है जो एटलीस्ट 30 years कम से कम उनका एज होना चाहिए और फ्री होना चाहिए। फ्री मैन वुमेन यानी कि सिर्फ जो स्वतंत्र लोग हैं, आजाद है, उन्हीं को ही मिलेगा, यानी कि गुलामों के लिए नहीं है भाई डेमोक्रेसी, इसके अंदर बोला जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है आपके पास, थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ऑल द सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन आर्मी एंड नेवी, यानी कि इस डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि हर किसी को आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर सर्विस करना ही करना है, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है, इसमें आपसे बोला जा रहा है ऑल द सिटीजन अटेंडेड असेंबलीज एंड वर हेल्ड फॉर द डिसाइडिंग अपॉन द मैटर्स, कि हर किसी को जो असेंबलीज होती है, यानी कि जैसे हमारी कंट्री में जो एक तरह से पार्लियामेंट वगैरह है, तो जो भी इस कंट्री में इस डेमोक्रेसी के अंदर होता है, हर किसी को राइट होता है कि वो अटेंड कर सकता है इसके अंदर। जैसे हमारे यहाँ तो क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह जो है, जो सिलेक्टेड है, जो हम लोग इलेक्शन के थ्रू जिनको सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ वही लोग अटेंड कर पाते हैं, पर इसके अंदर ऐसा नहीं, कोई भी अटेंड कर सकता है, इतनी तो फ्रीडम होती है इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर नहीं, आपको वो चूज करना है जो कि इस डेमोक्रेसी से नहीं मैच करता है, ये एथेनियन डेमोक्रेसी जो होता है उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका सेकंड है, यानी कि सेकंड जो स्टेटमेंट ये मैच नहीं करता है एथेनियन डेमोक्रेसी के अंदर, यानी कि इसमें जो फ्री मैन वुमेन जो कि 30 ईयर से अबव होंगे उनको एज ए सिटीजन रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया है इसके अंदर। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है और हमें गलत ही चूज करना था इसके अंदर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर समुद्र गुप्ता पॉलिसी स्पेशली टुवर्ड्स द रूलर ऑफ दक्षिण पथ के रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है, दक्षिणापथ के रिगार्डिंग में पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त जो थे उनकी पॉलिसी क्या थी इनके लिए, किनके लिए, दक्षिणापथ के लिए। ठीक है, उनके लिए क्या इनकी पॉलिसी थी, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया ये कुछ। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से ही उठाया मैंने। चलो अब बताओ, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से करेक्ट रीडिंग तो आप करते होंगे मेरे साथ, आई होप। चलो मैं कर देता हूं आपके लिए, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए ये है, दे सरेंडर आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड
देन दे वर अलाउड टू रूल अगेन। यानी कि समुद्रगुप्त ऐसे थे, वो क्या करते हैं, इनको पहले इन्होंने इनके सामने के दक्षिण गुप्त के बारे में बोला जा रहा है कि भाई ये जो लोग इनसे जो फाइट हुई थे जो भी है, इनको पहले ये पराजित कर देते थे और उसके बाद आत्मसमर्पण कर देते थे, तो उनको क्या करते थे, दोबारा से रूल करने के लिए इनको अलाउ कर दिया जाता था। ये बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि यानी कि कोई इनसे लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद अगर कोई डिफीट हो गए, हार गए, सरेंडर कर दिया, मान लो सरेंडर कर दिया अगर इन्होंने, ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं, उनको अलाउ कर देते कि भाई ठीक है भाई तुम मतलब अब तुम शासन दोबारा कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, बस इतनी सी बात बोल देते होंगे। अच्छा, यानी कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज होती है वो उसके बारे में बातचीत हो रही है, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है, देयर किंगडम्स वर अपरूटेड एंड मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता's एम्पायर, कि इनके जो किंगडम होते थे, यानी कि इनका जो साम्राज्य होता था उसको अपरूट कर दिया जाता। अपरूटेड का मतलब होता है उखाड़ फेंक दिया जाता था, एंड मेड पार्ट ऑफ द समुद्रगुप्ता's एम्पायर, और यहां पे स्टैब्लिश कर दिया जाता था कि ये समुद्रगुप्ता का एम्पायर है, अब आपका नहीं है, ऐसा बोला जाता है सेकेंड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में बोला जाए दे सबमिटेड टू समुद्रगुप्ता एंड ऑफर डॉटर इन मैरिज। अच्छा, ऐसा होता था कि भी समुद्रगुप्ता को अपना राज्य मतलब हैंडओवर कर देते थे, सौंप देते थे, और उनकी जो बेटियां होती थी उनकी शादी समुद्रगुप्ता से करा दी जाती थी। ये बोला जा रहा है थर्ड ऑप्शन के अंदर। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास। फोर्थ ऑप्शन में बोला जाए दे बाउट ट्रिब्यूट एंड फॉलोड हिज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट, कि वो क्या करते थे, उनको श्रद्धांजलि देते, जो इनसे डिफीट हो जाते थे उनको क्या करते थे, श्रद्धांजलि दे दी जाती थी, और ट्रिब्यूट यानी सम्मान एक तरह से कह लीजिए, और वो जो ऑर्डर जो देते थे उसको फॉलो करना पड़ता था, ठीक है, और उनके कोर्ट को, यानी कोर्ट का मतलब उनके दरबार को अटेंड करना होता था उसके बाद, यानी कि अटेंड मतलब उनके कोर्ट में रहते थे, उनके दरबार में रहते थे फिर ये जो लोग डिफीट हो जाते थे। ये बोला जा रहा है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, तो चार में से तीन ऑप्शन तो गलत ही होंगे, एक ही सही है। आपको सही कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो इसका ये हो गया, फर्स्ट हो गया, यानी कि दे सरेंडर आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड देन दे वर सिंपली, जो डिफीट हो गए उनको अलाउड कर दिया था रूल अगेन, दोबारा से शासन को मतलब करने का एक दोबारा से चांस दे दिया जाता था, ठीक है। बस ये थोड़ा बहुत रखते थे कि भाई डिफीट तो हो गए, लेकिन जो मतलब साम्राज्य तो दोबारा दे दिया गया, दोबारा उनको अलाउड कर दिया कि भाई आप दोबारा से इसको क्या नाम है अपना शासन कर सकते हो। लेकिन असली बात क्या होती थी, अब जो वो काम करेंगे वो अंडर समुद्रगुप्ता के उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी उनके हाथ में नहीं होगी, कहने का मतलब। तो करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो गया। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। इन जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए उसमें से आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं प्लीज वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे पता लग सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं प्लान कर सकूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन मुझे डाले जाने चाहिए, आपके आंसर के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड कर पाऊं, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने ये वीडियो देखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करिए, और कमेंट करके मुझे अपने सजेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। तो लाइव क्लास, नेक्स्ट लाइव क्लास के लिए आप इसे उसकी नोटिफिकेशन के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली शाम को 7 बजे मैं ये वीडियो लेके आता हूं, ठीक है। अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।